तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करूंगा तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। सो आज ऑफिशियली हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी अब तक तो मैं इधर लिंक कर दूंगा, ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देखें। वो थिंग्स आई शुड हैव नोन इन फर्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर में अगर मुझे पता होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिन लोगों को नहीं पता डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक मेथड है बेसिकली, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत भी उनको टेक्निकल या कोडिंग लाइन की नॉलेज है, तो बेसिकली इट्स जस्ट अ मेथड। मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक मेथड है, ये एक मेथड है जिससे हम जो अपने प्रोग्राम को है एफिशिएंट बना सकते हैं। एफिशिएंट इन द सेंस, एफिशिएंट की क्या कंडीशन होती है? पहली कि वो हमारा प्रोग्राम कम टाइम में चलता है और दूसरा स्पेस कम लेता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर कोई भी प्रोग्राम सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एफिशिएंट है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कोई भी हमारा अगर कोड है, कोई भी मतलब एक एडिशन का कोड हमें करना है परफॉर्म, तो हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोग्राम के लिए, एक छोटे 2 इनपुट वैल्यूज़ के लिए। लेकिन अगर यही कोड हमें थाउजेंड्स ऑफ इनपुट के लिए करना है तो लाइन्स ऑफ कोड बढ़ेंगी, वेरिएबल्स मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगा तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और अगर 1000 लाइन एग्जीक्यूट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हम यही अप्रोच से लिखते हैं कोड तो इसे एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड निकल के आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैं बात करूं, इसका पेरेंट क्या है? जिन्होंने अभी वो पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग उनको थोड़ा पता होगा। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पेरेंट है वो है रिकर्शन। अब रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज़ अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर मैं कोई भी एक ऐड फंक्शन बनाया है, ठीक है, इंट ऐड बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं इस ऐड फंक्शन कोई इसके अंदर इंट x मतलब कोई भी इनपुट डाल देता हूँ, तो ये फंक्शन के अंदर खुद ही कोई कॉल करेगा किसी छोटे इनपुट के लिए। ठीक है, एक इसके अंदर बेस कंडीशन होगी, एक होगी इसकी खुद की कॉलिंग कंडीशन। ये होता है रिकर्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और लाइन्स ऑफ कोड भी कम लगती हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, अब रिकर्शन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिकर्शन के अंदर क्या होता है? हमारा एक स्टैक बेस पे चलता है। मतलब पहले हमने ऐड डाला तो ऐड एक वैल्यू पे आ गया, फिर उसकी छोटी वैल्यू पे आ गया। ऐसे करते करते जब तक हमारी बेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती ना, तब तक ये चलता रहता है। और फिर ये स्टैक हमें पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट से चलता है। मान लो हमारी इसकी बेस कंडीशन है ऐड 0 पे कुछ ये रिटर्न करेगा वैल्यू, तो 0 की वैल्यू इसमें जाएगी, इस वाली वैल्यू इसमें जाएगी, इस वाली की वैल्यू इसमें जाएगी, इसमें और फाइनली ये रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो ये था रिकर्शन का हमारा सिस्टम। तो अब रिकर्शन में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं लिखनी, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, क्योंकि बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो आपको थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए। अब रिकर्शन में क्या होता है? हमारे पास एक फंक्शन नेम होता है, ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल आता है। उसके बाद हमारे पास पहले होती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होती है? अब बेस कंडीशन ये होती है जिस पे हमारा फंक्शन स्टॉप होना होता है। इसको हम होल्ड कंडीशन भी बोलते हैं, ब्रेक कंडीशन भी बोलते हैं कई सारे लोग। तो ये होती है जिस पे मतलब रिकर्शन अपने आप को कॉल कब करना बंद करेगा। ठीक है, ये वो बेसिकली वो कंडीशन है। और उसके बाद होती है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो हम एक्चुअली करवाना चाहते होते हैं रिकर्शन के कोड से। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। इसमें क्या आता है? हमारे जो हम करवाना चाहते होते हैं प्लस ये जो फंक्शन नेम होता है इसको हम दोबारा कॉल करते हैं। बस एक बात ध्यान में रखना रिकर्शन में कि जो हमारा दोबारा कॉल करेंगे ना, तो इसका जो इनपुट है वो स्मॉल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे n है तो n-1 ही होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अपना आपको रोक पाएगा, वरना ही इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा रिकर्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया रिकर्शन क्या होती है। अब आप देखो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकर्शन से कैसे लिंक्ड है। अब देखो, अब मान लो कोई आपने फंक्शन बनाया,
ठीक है, कुछ इनपुट वैल्यूज डाली, कुछ भी इसकी बेस कंडीशन होगी, तो ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, n-1 पे कॉल करा, ठीक है। तो ये नॉर्मल अगर एक बार कॉल करा है तो हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को कॉल करता जाएगा, n से n-1 पे जाएगा, n-2 पे जाएगा, ऐसे तब तक जाएगा जब तक बेस कंडीशन मीट नहीं रहती है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम फंक्शन को मिनिमम 2 टाइम्स कॉल करते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 टाइम्स। जैसे कि एक बार n-1 पे कॉल करा इसके अंदर और एक बार फंक्शन को कॉल करा n-2 पे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब हमने फंक्शन को एक बार n-1 पे कॉल करा, एक बार n-2 पे कॉल करा। अब n-1 पे कॉल करने से क्या हुआ, हमने n पे कॉल करा, n-1 जा रहा है, n-2 जा रहा है, n-3 जा रहा है, n-4 जा रहा है, बराबर, ठीक है। फंक्शन का फ्लो ऐसे होता है, पहले ये वाला एग्जीक्यूट है, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब n-2 पे कॉल करा तो पहले n हुआ, फिर n-2 हुआ, फिर n-4 हुआ, फिर n-6 हुआ। तो आप कुछ कॉमन चीज़ देख पा रहे हो, देखो n तो बहुत में था, चलो ये तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अब जो हमने n-2 इधर कैलकुलेट कर चुके हैं वो हम इधर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। n-4 इस कॉल में कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट वाले में, तो हम इधर भी कॉल कर रहे हैं। ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक ही रिजल्ट की वैल्यू हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, ठीक है, टाइम बढ़ेगा। टाइम बहुत मिली सेकेंड्स में बढ़ जाता है प्रोग्राम का, इसलिए टाइम बढ़ेगा। तो टाइम तो हमें बढ़ाना नहीं है, हमें टाइम बहुत ही बहुत कम रखना है अगर हमें एफिशिएंट कोड बनाना है तो। अब देखो, अब इसमें डीपी का क्या रोल आता है। डीपी क्या करती है, रिकर्शन के जो भी हमने जैसे निकाले हैं ना n-1 पे, इनके वेरिएबल्स को स्टोर कर लेती है, इनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेती है। स्टोर कर लेने के बाद यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर ली, ठीक है। इधर हम आके चेक करेंगे n-2 की अगर वैल्यू पहले निकाल रखी होगी प्रोग्राम ने, ठीक है, तो वही वैल्यू हम इसके अंदर क्यों ना डाल दें, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली n-4 की यहाँ पे अगर कैलकुलेट हो चुकी है तो क्यों ना हम यही वैल्यू इधर यूज़ कर लें, दोबारा इसके वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आप इसे सोचो, एक दुकानदार है, ठीक है, उसके दुकानदार के पास एक ये वाला कस्टमर आया, एक ये वाला कस्टमर आया, उसने ये सारी चीज़ें मांगी, ठीक है। तो दुकानदार को पता है अगर ये वाली चीज़ें मांग रहा है तो हो सकता है कि उसके जैसा कोई और कस्टमर कुछ और चीज़ें मांगे और ये सब भी इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो वो पहले ही क्या करेगा, अगर इन चीज़ों का अपने साथ में बैठ के रखेगा और जैसे ही अगला कस्टमर ये चीज़ें मांगेगा तो वही उस बॉक्स में से ये 2 चीज़ें निकाल के उसको दे देगा। तो क्या होगा, उसको बार बार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा अंदर ये दोनों चीज़ों के लिए, तो टाइम उसका बच गया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, टाइम उसका बच गया। तो हमें बस टाइम ही कम करना है और स्पेस कम करना है हमें एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। बस कंसेप्चुअल इसका इतना ही है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अब मैं बात करता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग का स्कोप क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। पहली कंडीशन तो मैंने ये बता दी कि ये मतलब प्रोग्राम को एफिशिएंट करती है, ठीक है, प्रोग्राम को एफिशिएंट करती है, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है बड़ी कंपनीज़ में। बड़ी कंपनीज जैसे हमारी जो हैवी पैकेज लेके आती हैं, जैसे अमेज़न, न्यूटेनिक्स, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये जैसे गूगल हो गई आपकी, जो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये बच्चों के आपको क्या लगता है क्या चेक करती होंगी, ये बस एफिशिएंट, हमें सब ने बताया होगा, ये सब वही चेक करती हैं कि कितना एफिशिएंट कोड लिख रहा है, ठीक है, एक प्रोग्रामर। और एफिशिएंट कोड लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, ये कॉलेजेस में नहीं बताया जाता। एक अप्रोच है डीपी की, तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से डीपी को अप्रोच करके इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही जल्दी आप इनके सबके इंटरव्यू मतलब कोडिंग राउंड है वो क्रैक करोगे और इंटरव्यू के पास पहुँचोगे, आपका अच्छा पैकेज लगेगा, ठीक है। मिनिमम 20 लाख से स्टार्टिंग होती है पैकेज इन कंपनीज में, ठीक है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते वो तो आप पे डिपेंड, आप कितना ले सकते हो। इसलिए हमें डीपी करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है, जो कि रिक्वायरमेंट है बहुत सारी एमएनसीज की, ठीक है।
अब मैं बताता हूँ किस किस क्वेश्चन पे डीपी लगेगी, किस पे नहीं लगेगी, ये कैसे फाइंड आउट करें कि मतलब कौन सा क्वेश्चन डीपी का है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है डीपी का। तो पहले आपको देखना है डीपी में फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, हमेशा आपको एक चॉइस दी होगी क्वेश्चन में कि जैसे आपको बोला जाएगा कि एक ये एरे है, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, इनमें से वो वैल्यूज़ बताओ जिनको ऐड करें तो उनका सम मैक्सिमम हो, ठीक है, ऐसे। या फिर कोई बैग है उसके अंदर कुछ सामान पड़ा है, ऐसी वैल्यू बताओ उन बैग में ऐड करें तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो मतलब चॉइस दी होगी, हमें खुद चूज़ करना होगा डालने वैल्यूज़ उठाने के लिए, ठीक है। दूसरा, हमें ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज मतलब हमें मैक्स बताना पड़ेगा, मिन बताना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यूज़ पूछी होंगी, ऑप्टिमम वैल्यूज़ पूछी होंगी निकालने के लिए। पहली बात हमारे पास चॉइस होगी, दूसरी बात हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यूज़ पूछी होंगी, मतलब मैक्सिमम पूछा होगा, मिनिमम पूछा होगा, लीस्ट पूछा होगा, ठीक है, एटलीस्ट पूछा होगा। तो मतलब यही है, एक स्केल होता है ना मैक्सिमम, एक होता है इसमें मिनिमम, तो हमें ऑप्टिमल वैल्यूज़ पूछी होंगी। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिखती हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें डीपी लगने के चांस हैं। आई सजेस्ट डीपी लगाओ उसमें, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई कि कहते हैं डीपी का इंट्रोडक्शन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डीपी के कोई कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे पहचान पाओगे, ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर।